हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह को। विराम चिन्ह आपके क्लास 9th में विराम चिन्ह भी एक टॉपिक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह को। विराम चिन्ह होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विराम का अर्थ। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? रुकना या ठहरना। किसी भी भाषा को बोलते समय बीच बीच में या अंत में हम कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। किसी भी भाषा को बोलते समय, कोई भी एक लैंग्वेज हो, कोई एक भाषा हो, और जब उस भाषा को हम बोलते हैं, किसी से हम कन्वर्सेशन करते हैं भाषा के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं? बीच बीच में या अंत में हम कुछ क्षणों के लिए क्या करते हैं? रुकते हैं। कुछ क्षण के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? विराम करते हैं, रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। अर्थात एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर के लिए रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। यह रुकना ही क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सामने वाले के सामने किसी एक भाषा में जब बात करते हैं, तो बात करते हुए बीच में या वाक्य के अंत में हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, ठहराव करते हैं, और या अपने बात को, अपने अभिव्यक्ति को जब व्यक्त करते हैं, उस व्यक्त करने के बाद जो विराम आता है, उसी विराम को हम विराम कहते हैं। अर्थात उसी को हम रुकना कहते हैं, उसी को हम विराम कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? अर्थात एक भाव की अभिव्यक्ति, जो भी हमारे मन में भाव चलता है, जो भी हमारी बातें होती है, जब हम उस बात को सामने वाले के सामने अभिव्यक्त करते हैं, और जब अभिव्यक्त कर लेते हैं तो कुछ देर के लिए रुकते हैं। कुछ देर के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? विराम करते हैं। यही रुकना ही क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। आजकल हिंदी व अंग्रेजी भाषा में कुछ लिए गए विराम चिन्ह निम्न है। मतलब कि आपका जो हिंदी भाषा है फ्रेंड्स, या इंग्लिश भाषा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विराम चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात दोनों या किसी भी भाषा में, वो कोई सा भी भाषा हो, हर एक भाषा में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विराम चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग हिंदी, जो हमारा हिंदी व्याकरण है, हिंदी भाषा है, आज हम लोग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम उस हिंदी भाषा के विराम चिन्ह को देखने वाले हैं। तो विराम चिन्ह का कुछ इस तरीके से परिभाषा हो जाता है। अब देखते हैं विराम चिन्ह के कुछ प्रकार, जिसमें सबसे पहले आपका क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम फ्रेंड्स, अल्प विराम का सिंबल क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है। अल्प विराम का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स, क्या है? ये है। पढ़ते या बोलते समय, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या कुछ बोलते हैं, पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं, तो जब बोलते या पढ़ते समय जब हम कुछ देर के लिए रुकते हैं, तो उस रुकने के बीच में, उस रुकने के दौरान हम जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं, उस सिंबल का नाम है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कुछ इस तरीके से है। राम सीता, उदाहरण में जैसे राम, सीता, गीता, सचिन, कपिल, मैं, तुम, वह, घर, वृक्ष, पौधा आदि। फ्रेंड्स, जब एक जैसे शब्द जो है एक ही बार एक जगह पे एक ही साथ प्रयोग होते हैं, तो उन शब्दों के बीच में जिस सिंबल का, जिस चिन्ह का, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उस विराम चिन्ह का नाम है अल्प विराम। जैसे यहाँ पर राम, सीता, गीता,
सचिन, कपिल, मैं, तुम, वह, घर, वृक्ष, पौधा आदि, ये एक जैसे शब्द हैं। इसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं फ्रेंड्स, अगर एक ही जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच लगातार अगर कहीं पर प्रयोग किए जा रहे हैं तो उनके बीच में एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और उस विराम चिन्ह का नाम है अल्प विराम। उम्मीद करता हूं आप सबको ये अल्प विराम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अर्ध विराम को। अर्ध विराम क्या होता है देखते हैं। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय, अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकना हो, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय, अर्थात अल्प विराम का जहां पे प्रयोग होता उससे कुछ अधिक समय रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम और पूर्ण विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का ये चिन्ह होता है, इसका चिन्ह ये होता है, आप सब देख सकते हैं। जैसे वे गुरु जी के प्रवचन में मग्न हैं। अब यहां पर अर्धविराम का प्रयोग हो गया। भला जल्दी कैसे आ सकते हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अल्प विराम से अधिक समय और पूर्ण विराम से कम समय के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह का नाम है अर्धविराम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्प विराम, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय, जहां पर अल्प विराम वाले चिन्ह का प्रयोग जहां पर होता उससे कुछ अधिक समय लगे रुकने के लिए, और पूर्ण विराम से कम समय लगे रुकने के लिए, वहां पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उस चिन्ह का नाम है अर्धविराम। अर्थात पूर्ण विराम से छोटा होता है, अल्प विराम से थोड़ा बड़ा होता है, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए। वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे गुरु जी के प्रवचन में मग्न हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इसका उदाहरण हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, यू नो वेरी वेल, पूर्ण विराम क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप इंग्लिश में हम लोग कहते हैं और पूर्ण विराम हिंदी में कहते हैं। पूर्ण विराम जो हिंदी में होता है वो कुछ इस तरीके से एक सिंबल होता है, एक खड़ी डंडी का प्रयोग किया जाता है, और जो फुल स्टॉप होता है वो एक डेसिमल होता है, इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है, उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। साधारण और आदेशात्मक, जो साधारण वाक्य होता है जिसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है आपका अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। हिंदी में सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। साधारण और आदेशात्मक क्या होता है फ्रेंड्स? आदेशात्मक का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस। तो साधारण और आदेशात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जो साधारण वाक्य होता है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह से वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो आदेशात्मक वाक्य होता है, साधारण वाक्य और आदेशात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में ही होता है। अर्थात जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, जब किसी वाक्य को लिखते हैं, तो अगर वो वाक्य साधारण वाक्य है, अगर वो वाक्य आदेशात्मक वाक्य है, तो उस साधारण वाक्य या आदेशात्मक वाक्य के अंत में सदैव हम किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, और पूर्ण विराम का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, खड़ी डंडी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये विराम चिन्ह भी समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के लिए, राम प्रयागराज चला गया, राम प्रयागराज चला गया, शांत रहो, राम प्रयागराज चला गया, ये क्या है? एक साधारण वाक्य है। शांत रहो आदेशात्मक वाक्य है। कल अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया, एक साधारण वाक्य है। तो हर साधारण वाक्य आदेशात्मक वाक्य के अंत में यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पूर्ण विराम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना, योग करना। योजक चिन्ह का सिंबल क्या होता है? ये ऐसे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। योजक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? जोड़ने वाला। जो चिन्ह दो पदों को
आपस में जोड़ता है वह योजक चिन्ह होता है, वह योजक चिन्ह होता है। इसे समास बोधक चिन्ह भी कहते हैं, इसे समास बोधक भी चिन्ह कहते हैं। जैसे राम सीता। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो शब्द है और दोनों शब्द जो है नाउन है। अब जब नाउन है तो दोनों शब्दों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, दोनों शब्दों के बीच में क्या होगा, आपका योजक चिन्ह होगा। दोनों चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। एक अपोजिट जब शब्द एक दूसरे के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उस अपोजिट शब्द के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस योजक चिन्ह को हम समास बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ पर राम और सीता एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच में किसका सिंबल लगेगा, आपका योजक चिन्ह का सिंबल लगेगा। माता पिता, माता और पिता एक दूसरे के अपोजिट है, माता और पिता दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अच्छा बुरा एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सुख और दुख, सुख और दुख एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा आदि। उम्मीद करता हूँ आप सबको योजक चिन्ह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये इसको हम डैश बोलते हैं। ये जो हमारा योजक चिन्ह होता है, ये मान लीजिए योजक चिन्ह है, और निर्देशक चिन्ह भी एज इट इज जैसे ही होता है, लेकिन निर्देशक जो है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है क्या, निर्देशक चिन्ह। अब देखते हैं यह योजक चिन्ह से, यह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। समय या भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब इन्होंने जो भी कुछ भाव को व्यक्त किया, अब उस बात को सामने रखा जाएगा, लेकिन जिसने कहा उस चीज़ को आगे रखा जाएगा, संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम रखा जाएगा और उसके आगे डैश रखा जाएगा, और इस डैश को ही निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। और फिर आगे क्या हो जाएगा, उस बात को रखा जाएगा जिस बात को उन्होंने कहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको निर्देशक चिन्ह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है, अर्थात जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, जहाँ पर प्रश्न की बात हो जाए, ऐसे वाक्य के अंत में हमेशा पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबको अच्छे से पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसी को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, अब प्रश्न पूछा जा रहा है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। वह कहाँ रहता है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। वे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम कौन हो, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस वजह से है क्योंकि यहाँ हर एक वाक्य में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको इतने जो है विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो अगली स्लाइड में कुछ और विराम चिन्ह को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और विराम चिन्हों को, जिसमें 7वां नंबर क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। विस्मयादि बोधक आश्चर्य, हर्ष, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने या प्रकट करने वाले वाक्यों को विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात आश्चर्य की बात हो या हर्ष की बात हो, किसी प्रसन्नता की बात हो, किसी बहादुरी की बात हो, या कोई घृणा की बात हो, कोई शोक या दुख की बात हो, जब इस प्रकार की बातें हम वाक्यों के माध्यम से किसी सामने वाले के सामने व्यक्त करते हैं, तो जब व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं तो उस व्यक्त करने के दौरान जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उस विराम चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। फ्रेंड्स, क्या नाम है,
विस्मयादि बोधक चिन्ह है और विस्मयादि बोधक चिन्ह का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एक डंडी रहेगी और उसके नीचे एक पॉइंट रहेगा और इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। अब उदाहरण में देखते हैं, हे भगवान, हे भगवान, अर्थात ये एक आश्चर्य की बात है, एक सरप्राइज की बात है, इसलिए यहां पर हे भगवान के बाद क्या आ गया? सिंबल ऑफ एक्सक्लामेशन, अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहां पर हो गया। यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? छी, छी, तुमने चोरी क्यों की है? तुमने चोरी क्यों की है? अरे वह मर गया, अरे वह मर गया, शाबाश, आपने मैच जीत लिया, आपने मैच जीत लिया। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं, जब कभी आश्चर्य की बात हो, शोक की बात हो, हर्ष की बात हो, प्रसन्नता की बात हो, घृणा या दुख की बात हो, नफरत की बात हो, सुख या दुख की बात हो, तो अगर ऐसे इस प्रकार के बातों को लेकर के अगर किसी वाक्य को हम बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो इस विषय पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, उदाहरण बोधक चिन्ह। उदाहरण बोधक चिन्ह, इसको हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? जब आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ोगे तो एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट वाला जो वाक्य होता है, उस डायरेक्ट वाले वाक्य में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होता है। उसी डबल इन्वर्टेड कॉमा को ही हम क्या बोलते हैं? उद्धरण बोधक चिन्ह बोलते हैं। उद्धरण बोधक चिन्ह क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा को बोलते हैं, जो ऊपर लगा रहता है। लाइक यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस चीज को हम क्या बोलेंगे? उद्धरण बोधक चिन्ह। उद्धरण बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां पे होता है? देखते हैं, जब किसी युक्ति को, जब किसी बात को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, उद्धृत मतलब व्यक्त किया जाता है, जब किसी युक्ति या बात को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? उद्धरण के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने सीता से कहा, ज्यों का त्यों बातें हो रही हैं। अब यहां पर राम ने सीता से कहा, यहां पर एक सिंबल आया है जिसका नाम है कॉमा। अब यहां पर जो बात कहा गया है, ये पूरी बात जो है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। और यहां पर ऊपर आप देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसी डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या बोलते हैं? उद्धरण बोधक चिन्ह बोलते हैं। उद्धरण बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो राम ने सीता से कहा तुम वन में नहीं जाओगी, तो यहां पर दोनों तरफ क्या है? उद्धरण चिन्ह है, डबल इन्वर्टेड कॉमा चिन्ह है। मैंने अपने मित्र से कहा, फिर कॉमा, और यहां पर मेहनत करो, इसे हम किस में क्लोज किए हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किए हैं, अर्थात उद्धरण बोधक चिन्ह में इसको बंद किया गया है। अध्यापक ने बच्चों से कहा, अध्यापक ने बच्चों से कहा, यहां पर भी आप देख रहे हैं सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, इस वाक्य को डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया गया है। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए। अब कितने अंक प्राप्त किए, ये वाला सेंटेंस आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, अर्थात उद्धरण बोधक जो चिन्ह है उस उद्धरण बोधक चिन्ह में ये वाक्य क्लोज है। उम्मीद करता हूं आपको उद्धरण बोधक चिन्ह भी अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, लाघव चिन्ह। अब ये लाघव चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स? लाघव चिन्ह जब हम कभी किसी हिंदी शब्द को शॉर्ट वे में लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। मान लीजिए एक अक्षर को लिखा, उसके बाद एक पॉइंट रख दिया, उस पॉइंट को हम शून्य बोलते हैं। शून्य को ही हम क्या बोलते हैं? लाघव बोलते हैं। अगर विराम चिन्ह, अगर विराम हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह के नज़रिए से देखा जाए तो उस शून्य को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं। और वो तो
हालांकि शून्य है ही, लेकिन अगर हम उसे विराम चिन्ह के टॉपिक के नज़रिए से देखें तो उस शून्य को हम लाघव बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। ये शब्दों को जब संक्षिप्त में लिखा जाता है, अक्षरों के रूप में लिखा जाता है, तो प्रत्येक अक्षर के आगे एक गोला सा जो सिंबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। जैसे यहाँ पर शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए संक्षिप्त शब्द के बाद शून्य के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, शून्य के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा MA कॉमा डॉक्टर शर्मा APJ अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम। सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह है। इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं, लाघव सिंबल बोलते हैं, अर्थात लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको लाघव चिन्ह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह, अब ये हंस पद चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम कभी कभी किसी वाक्य को लिखते हैं तो लिखते समय, लिखने के दरमियान कुछ ऐसे शब्द होते हैं हम उस शब्द को लिखते लिखते भूल जाते हैं। तो जब भूल जाते हैं तो उस शब्द का जो स्थान होता है, उस शब्द के लिए जो प्लेस बना रहता है, उस शब्द की जगह पर हम किसी दूसरे शब्द को लिख देते हैं, और वो वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो जो छूटा हुआ शब्द होता है उस शब्द के बिना वो वाक्य निरर्थक हो जाता है, अर्थात वो पढ़ने और लिखने में भी बेकार सा लगता है, भद्दापन हो जाता है। तो इस जगह पे इस टाइम क्या किया जाता है, इस दरमियान जो है हम क्या करते हैं, उसी शब्द जहाँ पर उस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी शब्द के पास में एक सिंबल का प्रयोग करते हैं, और उस सिंबल का नाम है हंस पद चिन्ह, जो इस प्रकार है, ऐसे हंसिया बोलते हैं इसको। और इस सिंबल का प्रयोग वहाँ उस शब्द के लिए, उस शब्द की जगह पर प्रयोग कर देते हैं जहाँ पर वो शब्द छूटा हुआ होता है, और इस हंसिये के ऊपर जो है उस शब्द को लिख देते हैं। तो वो हमारा सही माना जाता है, एकदम उचित माना जाता है, एकदम करेक्ट माना जाता है वो वाक्य। तो हंस पद चिन्ह क्या है, लिखते समय जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद चिन्ह को लगाकर छूटे हुए शब्द या अंश को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। जैसे प्रेमचंद हिंदी के, अब यहाँ पर प्रेमचंद हिंदी के उपन्यासकार थे, अब यहाँ पर हमें महान भी लिखना था, तो यहाँ हिंदी के और उपन्यास के बीच में ही लिखना था, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर इस महान शब्द को भूल गए तो इस नाते यहाँ पर इस हंस पद चिन्ह को लगा करके इसके ऊपर उस महान शब्द को अगर लिख देते हैं तो ये हमारा वाक्य एकदम करेक्ट माना जाएगा। उसी तरह से वचन अब यहाँ पर प्रकार के होते हैं। अब क्या प्रकार के होते हैं पता नहीं, तो यहाँ पर वाक्य अधूरा है। इस तीन वाले शब्द के मतलब तीन वाला जो तीन शब्द है, तीन नामक जो शब्द है, इसके कारण ये वाक्य अधूरा माना जा रहा है। तो इसलिए वचन और प्रकार के बीच में हंस पद चिन्ह का प्रयोग करना है, और इस हंस पद चिन्ह के ऊपर तीन शब्द का प्रयोग कर देंगे तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसको एकदम सही भी माना जाएगा। उसी तरीके से भारत की, अब यहाँ पर भारत की नई दिल्ली है। अब क्या नई दिल्ली है पता नहीं, तो यहाँ पर छूटा हुआ जो शब्द है वो क्या है, राजधानी। तो यहाँ पर हंस पद सिंबल को लगाना है, इसके ऊपर क्या कर देना है, राजधानी शब्द लगा देना है, और ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हंस पद चिन्ह भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, यहीं पर विराम चिन्ह से हम लोग विराम देते हैं और फिर अगली क्लास में एक नए हिंदी व्याकरण के टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।